नमस्कार दोस्तों, हम मौर्य काल पूरा कर चुके हैं और आज बात करने वाले हैं सुंग वंश के ऊपर। आज देखो हुआ क्या था। सुंग वंश को शुरू करूं उससे पहले मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता देता हूं। मौर्य काल ख़त्म हुआ, बृहद्रथ की हत्या करी और पुष्यमित्र सुंग शासक बना और यहाँ से सुंग, कर्ण और सातवाहन तीन ब्राह्मण राजवंश ने एक के बाद एक शासन किया। तो आप ऐसे समझिए कि मौर्य काल के बाद ब्राह्मण राजवंशों का शासन रहा, इसलिए कई इतिहासकार इसको ब्राह्मण शासन का काल भी बोलते हैं। सुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। इसमें सुंग और सातवाहन ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कर्ण वंश का इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत कम है, और सुंग और सातवाहन से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न भी बनते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो हम मौर्य काल के बाद में अब आज सुंग वंश के चैप्टर में प्रवेश करने जा रहे हैं और आप हेडिंग दोगे सुंग वंश, ठीक है, सुंग वंश। और इस सुंग वंश के अंदर हमें क्या क्या ध्यान देना है। सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी अवधारणा समझेंगे। अवधारणा में हम दो चीज़ें देखेंगे कि एक तो इसकी स्थापना कैसे हुई और दूसरा पॉइंट देखेंगे कि सुंग वंश सुंग थे कौन। ये दो पॉइंट हम यहाँ समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे सुंग वंश के शासक, मतलब इनका राजनीतिक इतिहास आप कह सकते हो, ठीक है। शासकों में हम सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग को देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, और फिर अन्य 10 शासक और हुए थे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। फिर हम इनकी संस्कृति के बारे में समझेंगे, सुंग संस्कृति, ठीक है। तो तीन मेन बिंदुओं पर बात करने वाले सुंग वंश के अंदर सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट के बारे में देखते हैं, अवधारणा के बारे में समझते हैं, ठीक है। हालांकि मैं मेरे हिसाब से खूब समझाने का प्रयास करता हूँ कि एक एक पॉइंट में समझाते हुए चलूँ, फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि इतना समझाने के बावजूद भी कुछ बच्चों के कमेंट्स वगैरह देखता हूँ तो थोड़ा हताश भी होता हूँ। कई बार कई बच्चे निराश भी करते हैं, हर्ट भी करते हैं। जैसे कुछ कमेंट्स हालांकि ज़्यादा नहीं होते, मान के चलिए कि एक दो बच्चों के कमेंट्स वगैरह मैं देखता हूँ। हालांकि सोचना नहीं चाहिए, व्यक्ति को हमेशा आगे ही बढ़ना चाहिए नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करते हुए। लेकिन फिर भी क्या होता है ना, कई बार अपन जब अपना 100% दे रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो जी जान से, एक एक चीज़ को समझाते हुए चल रहे हो, इतने सारे चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। वो तो जब आप नौकरी लगोगे और पढ़ाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें कितनी मुश्किल होती है। फिर भी जैसे आज एक कमेंट था, मुझे काफ़ी बुरा लगा कि सर आपने इतिहास को बोरिंग बना दिया। कैसे? तथ्य ज़्यादा दे दिए। अब तथ्य नहीं दूंगा तो परीक्षा में, तो हमारा परीक्षा का पैटर्न दुर्भाग्य से तथ्य आधारित ही है। यही बैच अगर मैं मेंस का ले रहा होता, IAS मेंस वगैरह का, तो मैं तथ्य बताता ही नहीं, मैं आपका कंसेप्ट ही बताता। हालांकि मैंने तथ्य के साथ साथ में बहुत अच्छे से कंसेप्ट, मौर्य काल के 18 वीडियो बने हैं। क्या 18 वीडियो में सारे तथ्य ही है? तो तथ्यों को समझाने में बहुत वक्त लगा है। अगर मुझे तथ्य ही देने होते तो मैं एक क्लास में ही दे देता। तथ्य मुझे पता है किताबों में भी मिल जाते हैं और मैंने जब बताए उससे भी ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन बात वो नहीं है ना, बात ये है कि समझाना ज़रूरी है और मैंने हर एक बिंदु समझा। यार मैं कह रहा हूँ कि एक साइंस का विद्यार्थी जिसने BSc करी, MSc करी इवन, उसके बाद वो इतिहास को अच्छे से समझ रहा है, उसको दिक्कत नहीं आ रही है। और ये मैसेजेस कमेंट्स वगैरह आते हैं आर्ट्स वालों के आते हैं और फिर कमेंट लिख लेते हैं, सर इतिहास में आपने तथ्य इकट्ठे कर लिए ये वो किताबों से। अब किताबों से लाऊंगा मैं तथ्य, तो मैं कहाँ से लाऊंगा? सिंधु घाटी सभ्यता देखने थोड़ी जाऊंगा, मुझे तो तथ्य ही लाना पड़ेगा। फिर मैंने उसको पूर्ण रूप से समझाया भी ठीक से है। मार्केट की क्या डिमांड है पता है? मार्केट की डिमांड ये है कि शॉर्ट में करवा के फिनिश करके निकल जाओ, पैसे वैसे कमा के फ्री हो जाओ। मार्केट कभी भी डिटेल में पढ़ाया हुआ पचा नहीं पाता है। तो उस वजह से क्या होता है, कई बार ऐसे होता है। खैर अपना तो ये सब कुछ लास्ट है, एक बार पढ़ा लेंगे अच्छे से, पूरा करवा देंगे, उसके बाद में हमारा दायित्व तो पूरा हो जाएगा।
जितना ज्ञान हमने हासिल किया है, शिक्षक का एक परम दायित्व होता है कि वो अपने ज्ञान को जितना उसने हासिल किया वो अपने शिष्यों को दे के निकल जाए, ताकि ज्ञान का प्रसार आगे से आगे पीढ़ी तक होता रहेगा। मेरे पास जितना इतिहास था वो मैंने सारा रिकॉर्ड कर लिया है और मई तक पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा, एक सिंगल चैप्टर नहीं बचेगा। और मई तक मेरे जितना इतिहास मुझे आ रहा था वो मैंने सारा दे दिया। अब इसके बाद हम लेखन में घुस जाएंगे और ये पढ़ना बस बंद कर देंगे, सिर्फ कॉलेज में पढ़ाएंगे। कई बार सोचता हूँ ये बैच भी लेके शायद गलती कर दी, क्योंकि बच्चे अच्छा डिज़र्व नहीं करते। बच्चों को जिसने जो यूँ कहिए कि जिसको हमेशा से ऐसे शॉर्ट में चले हुए होते हैं ना, उनको इतना अच्छा पचता नहीं है। मुझे बड़ा फील होता है, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत कर लेते हैं, 2 घंटे आप पढ़ा के देखो, कभी एक सिंगल तथ्य आप याद नहीं रख पाओगे। लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, फिर भी चलो सिस्टमेटिक करके पढ़ा रहे हैं। खैर, मैं सिर्फ ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि मेरे इस बैच से अगर एक बच्चे को भी फ़ायदा हो गया ना, तो अपना पढ़ाना सफल हो जाएगा। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, खैर मुझे अच्छे से पता है, आपको भी पता है कि ये वीडियोज़ भी परीक्षा पास करवा सकते हैं, राष्ट्रपति अधिकारी बना देंगे। ये भी बात मुझे अच्छे से पता है, आपको भी पता है। जिसने भी ये गलती करी है ना कि बोरिंग बनाया है या फिर ऐसे कुछ, उन लोगों को परीक्षा के बाद आभास होगा कि मेरी अप्रोच कितनी सही थी। हालांकि मैं किसी को समझाना नहीं चाह रहा, क्योंकि इस ऑनलाइन दुनिया में लोग भावनाओं से नहीं जुड़े हैं, लोग सारे पैसे से जुड़े हैं। सभी को अपन ऐसे दिखता है जैसे 5,000 रुपये दे के मैंने इनको ख़रीद लिया है। और बहुत कम बच्चे हैं जो मतलब ऐसे दिल से जुड़े हुए हैं और विश्वास के साथ पढ़ रहे हैं। बाकी इतने सारे तथ्य अगर मैं दे भी रहा हूँ ना, तो लाने भी बहुत मुश्किल काम है, तथ्यों को छांटना भी बहुत मुश्किल काम है। तथ्य अनंत है, उनको छांट के ला रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप कभी फर्स्ट ग्रेड का बैच तो छोड़िए, 12वीं का कोर्स पूरा करवा के देखोगे तब भी आपको बात समझ में आएगी कितना मुश्किल होता है। खैर, वो मुश्किल है, वो तो मुझे अच्छे से पता है, और मुझे इतना मुश्किल लगता भी नहीं है ये काम, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कई बैच लिए हैं। लेकिन ऑफलाइन बैचेस में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे मुझे अच्छे से समझ लेते हैं। ऑनलाइन बैच में मेरे जैसा इमोशनल और साफ दिल का व्यक्ति ठीक नहीं जचता, क्योंकि हम बहुत दिल से पढ़ाने वाले लोग हैं और हर्ट बहुत जल्दी होते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर मन में आता है कि चलो छोड़ देते हैं। लेकिन इसको अच्छे से पढ़ा लेते हैं। हिस्ट्री मेरी जितनी मुझे आ रही मैं सारी रिकॉर्ड कर लूँगा। मैंने मेरा बेस्ट दिया, इससे ज़्यादा मैं अच्छा नहीं कर सकता। मैंने समझाया भी, मैंने सिस्टमेटिक भी किया और मैंने सारा लिखवाया भी, ताकि किसी भी दृष्टिकोण में कमज़ोर ना पड़े। इससे अच्छा मेरे से तो नहीं हो सकता, बाकी कोई टीचर करते होंगे तो पता नहीं। ठीक है, तो मैं मेरा बेस्ट पॉसिबल ही दे रहा हूँ और आगे भी अच्छे से समझाता हुए चलूँगा। अब आपको ठीक नहीं लगता तो आप बैच छोड़ दो और किताबें पढ़ो, क्योंकि किताबों का तो कोई मुकाबला नहीं है। और अगर बैच ठीक लग रहा है तो पढ़ लो। मैंने किसी को आमंत्रण नहीं दिया था कि मेरा बैच खरीदिए और पढ़िए। आपको ठीक लगा, इवन मैंने तो 10 डेमो दिए थे, वो सारे डेमो देखने के बाद ही आपने कोर्स खरीदे थे। मैंने किसी को मजबूर नहीं किया, मैंने इतना एडवर्टाइजमेंट भी नहीं किया। और बाकी मार्केट को मैं जानता हूँ कौन कैसा पढ़ाता है। लेकिन ये है कि अपने पास कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, कोई बड़ा मार्केटिंग का पूरा मीडिया मैनेजर मेरे पास नहीं है, कोई मार्केटिंग कंपनी हायर नहीं की मैंने। बस पर्सनल टीचर हूँ, अकेला पढ़ाता हूँ और अकेला काम करके चला जाता हूँ। 2 लोग हैं, एक पढ़ाने वाला हूँ, एक टेक्निकल वाला जो अपना वीडियो अपलोड करता है। बस तीसरा आदमी मेरे पास है नहीं, और वही फ़ोन उठाता है। तो हमारे पास में कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है। हाँ, ये है कि हमारे कंटेंट और हमारी जो कार्यशैली है उसके मुकाबले में भी कोई नहीं है, ये भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। अब आपको वो कैसा लग रहा है ये आपके ऊपर है। ठीक है, चलो आज अपन पूर्ण मन से तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा हताश ओके मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ अच्छे से, और आपको पूर्ण विश्वास के साथ आप पढ़ते रहिए, क्योंकि ऐसे कमेंट्स आपको फेस नहीं करने पड़ते, वो मेरे को फेस करने पड़ते हैं। मेहनत करने के बाद जब कमेंट अच्छा नहीं मिलता ना, तो मज़ा नहीं आता। फिर लगता है कि क्या है मतलब। तो आप लोगों को क्या है ना कि जैसे आप लोगों को तो हम मोटिवेट कर लेते हैं, हम भी इतने बड़े नहीं हुए कि मोटिवेशन की ज़रूरत हमें भी रहती है। आप में से कई बच्चे मेरे से बड़े भी होंगे उम्र में, इतनी एज भी नहीं मेरी की जितनी आप सोच रहे हो।
हालांकि बहुत जल्दी उम्र में नौकरी लग गया था, 20 वर्ष की उम्र में, और उसके बाद से सरकार में बैठा हूँ। ज़्यादा बेरोज़गार नहीं रहा, ज़्यादा क्या, एक दिन भी नहीं रहा। तो इतनी उम्र भी नहीं है कि मैं ऐसे नेगेटिव कमेंट्स कोई फालतू का, अगर हाँ एक्चुअल में होता ना तो मुझे अच्छा लगता है कि इसमें सुझाव दिया गया है। फालतू का कमेंट आता तो मैं भी पचाने, मुझे भी 1-2 दिन लग जाते हैं। ठीक है, चलो मैं जल्दी इस चीज़ों को ठीक करूँगा। सुंग वंश की बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है स्थापना की, किस वंश की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, स्थापना को हम सबसे पहले समझेंगे, समझना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हालांकि कुछ अति होशियार स्टूडेंट की माने तो मैं समझाता नहीं हूँ, मैं खाली तथ्य इकट्ठे कर रहा हूँ, और सिंसियर बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ ही रहे हैं। खैर स्थापना पे बात करते हैं। तो मैंने आपको मौर्य काल के अंदर राजनीतिक इतिहास में एक बात बताई थी कि जैसे ही बृहद्रथ यूनानी आक्रमण हुआ था उत्तर पश्चिम से, और यहाँ पे आइए, ये उत्तर पश्चिम की हमारी बॉर्डर है, भारत की सीमा है ये उस समय की, और इस स्थान की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से एक अटैक हुआ था, यवन अटैक था उस समय, और उस समय कहते हैं कि बृहद्रथ एक प्रकार से शासक थे और पुष्यमित्र सुंग उनके सेनापति थे। क्योंकि बहुत सारी उस समकालिक पुस्तकें पुष्यमित्र सुंग को सेनानी बताती है, समकालिक बहुत सारी पुस्तकें सेनानी बताती हैं, और सेनानी के रूप में पुष्यमित्र सुंग ने जो है वो एक अभियान मौर्य काल के अंदर ही किया था। ठीक है, और उस अभियान के बाद में बृहद्रथ थोड़े कमज़ोर शासक थे, और किसी भी राजवंश की जब भी पतन की कहानी हम पढ़ते हैं, पतन के जब कारण पढ़ते हैं, तो सबसे पहला बिंदु यही आता है कि कमज़ोर उत्तराधिकारी। तो वहाँ पे उत्तराधिकारी काफ़ी कमज़ोर थे उस समय, बृहद्रथ काफ़ी कमज़ोर शासक था, और इस कमज़ोरी के कारण यवन आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुष्यमित्र सुंग ने एक बार के लिए उनको रोक लिया था, और उसके बाद वापस आया। तब कहते हैं कि पाटलिपुत्र के अंदर जब परेड चल रही थी, तो उस परेड के दौरान पुष्यमित्र सुंग ने बृहद्रथ की तलवार से हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद में उसके बाद में जो है वो पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की। तो कहने का साफ मतलब था कि पुष्यमित्र सुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके और सुंग वंश की स्थापना की, और संभवतः यही कारण है कि पुष्यमित्र सुंग को समकालीन साहित्य सेनानी शब्द देता है, सेनानी नाम देता है। ठीक है, तो अब ये होगी स्थापना की बात। ये बात है 184 ईसा पूर्व की, 184 BC, कुछ विद्वान 185 BC भी बताते हैं। मैं जैसा कि मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि प्राचीन भारत की जो तिथियाँ हैं वो इतनी अहम नहीं है जितनी है वो मध्यकाल और आधुनिक की है, क्योंकि इनकी तिथियों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है वो चलता रहता है। ठीक है, तो ये स्थापना की बात हो गई। तो सबसे पहला पॉइंट, स्थापना में हम क्या लिखने वाले हैं। स्थापना में हम लिखेंगे कि बृहद्रथ कौन थे, मौर्य वंश का अंतिम शासक। अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति, पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, किसने की थी? पुष्यमित्र सुंग ने इसकी स्थापना की। ठीक है, और बृहद्रथ को एक प्रकार से युद्ध मैदान में ही मार दिया था। युद्ध मैदान क्या, परेड ग्राउंड के अंदर पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की। अब देखो, एक किताब है मेरुतंग की थेरावली। उस थेरावली पुस्तक के अंदर ऐसा कहिए कि उज्जैन के शासकों की नाम लिखे हुए हैं, उज्जैन के शासकों की नामों की सूची बताई हुई है। उस सूची में पुष्यमित्र सुंग का नाम मिलता है। तो इससे इतिहासकार दो बातों पे ठहरते हैं।
कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि मौर्य काल के दौरान पुष्यमित्र सुंग इस समय उज्जैन का उपराजा था, गवर्नर था। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि संभवतः पुष्यमित्र सुंग ने बाद में उज्जैन को अपने अधीन किया था और उज्जैन का वो शासक बना था। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं कि मेरुतंकृत थेरावली ग्रंथ में उज्जैन के या अवंती के शासकों की सूची उल्लिखित है। इसमें पुष्यमित्र सुंग का नाम मिलना इस बात का द्योतक है कि पुष्यमित्र अवंती का उपराजा रहा है। ठीक है, तो ये बात आप है वो लिख लेना, अवंती का उपराजा रहा है, ऐसा हम इस थेरावली ग्रंथ के बेस पे कह सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। तो स्थापना की बातें क्लियर हो जाती है। स्थापना में आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि स्थापना किसने की, और दूसरी बात जो है वो आप ध्यान रखना, दूसरी बात ध्यान रखना कि पुष्यमित्र सुंग शासक बनने से पहले अवंती का उपराजा था। ठीक है, ये स्थापना की बात हो जाती है। उसके बाद में बात आती है कि सुंग थे कौन। ठीक है, सुंग वंश के शासक थे कौन। तो अब हम सुंग वंश के शासक थे कौन इस पर बात करते हैं। ऐसे सीधा इसका सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मत सही सुमेलित है, ऐसे करके एक सवाल आता है और जिसमें हमें है वो चुनना पड़ता है। फिर आता है सुंग ब्राह्मण, सुंग आपके अनआर्य, सुंग पारसिक, तो इस टाइप से प्रश्न आता है। ठीक है, तो सुंग कौन थे, तो हम विभिन्न मत मतांतरों की व्याख्या करेंगे यहाँ पे। सुंग कौन थे, ठीक है, सुंग कौन थे। अब सुंग कौन थे, अगर इस पर बात चले तो हम सिंपल सा पॉइंट आता है, पॉइंट पे आते हैं कि किसी एक मत को हम यहाँ पे स्वीकार नहीं कर सकते, सभी मतों की समीक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि सुंग जो है वो आपके पारसिक थे, क्योंकि दोनों सूर्य पूजा में विश्वास रखते थे। अब इस बात से बाद में वो खुद ही इस मत से पीछे हट गए थे और खुद ने कह दिया था कि सुंग ब्राह्मण थे, पहले उन्होंने पारसिक बताया था। इसके अलावा अगर अपन बाण भट्ट की बात करें, उन्होंने हर्षचरित्र में लिखा है कि सुंग अनार्य थे, निम्न जाति के व्यक्ति थे। और उसने क्या लिखा है कि अनार्य और सेनानी मतलब पुष्यमित्र सुंग ने प्रज्ञा दुर्बल मतलब जो अपनी प्रजा की सुरक्षा नहीं कर पा रहा हो, प्रज्ञा दुर्बल बृहदरथ की हत्या करके और सुंग वंश की नींव रखी थी। बाण भट्ट ऐसा कहते हैं। तो बाण भट्ट ने एक प्रकार से यूँ कहिए कि इसको सुंग वंश को निम्न माना है, नीचे का माना है। दिव्यावदान क्या कहता है, दिव्यावदान कहता है कि सुंग लोग जो थे वो आपके मौर्यकालीन क्षत्रिय थे, मतलब मौर्यों के वंशज थे, ऐसा दिव्यावदान कहता है। इसके अलावा जितना भी पुराण साहित्य है और इसके अलावा और भी कई सारे ग्रंथ जो है, चाहे वो पाणिनि का ग्रंथ हो, चाहे पतंजलि का ग्रंथ हो, चाहे वो आपके और भी बहुत सारे ग्रंथ,
ये सारे हरिवंश पुराण हो, ये सारे के सारे ग्रंथ इसको ब्राह्मण बताते हैं सुंग वंश को। तो मोस्टली सारे के सारे ब्राह्मण बताते हैं। इस आधार पर कहा जाता है कि सुंग जो है वो ब्राह्मण थे। तो हम एक पंक्ति में ये बात पूरी नहीं कर सकते कि सुंग ब्राह्मण थे, लेकिन हमें सारे मतों की समीक्षा करना बहुत ज़रूरी है। अपन एक एक मत की समीक्षा करते हैं। सबसे पहला मत, सुंग पारसिक थे। ठीक है, कौन कहता है ये कहता है हरप्रसाद शास्त्री। देखिए विद्यार्थियों, ये ऐसे सवाल जो है वो बन जाता है आमने सामने सम्मिलित करने वाले में। ठीक है, सुंग पारसिक थे। दूसरा आता है कि सुंग मौर्य क्षत्रिय वंशज थे। ये कौन कहता है? ये कहता है दिव्यावदान। ठीक है, दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ है और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मौर्यों को क्षत्रिय बौद्ध साहित्य नहीं कहा था, और ये खुद बौद्ध साहित्य दिव्यावदान, तो इन्होंने क्षत्रियों को क्या कहा, इसको सुंगों को क्या कहा था? मौर्यकालीन क्षत्रिय कहा था। इसके अलावा अगर अपन और भी कई सारे मतांतरों की बात करें तो मत्स्य पुराण, ब्राह्मण पुराण और वायु पुराण। वायु पुराण क्या कहता है? वायु पुराण ये तीनों चीजें क्या कहती है? ये कहती हैं कि शुंग जो है वो आपके ब्राह्मण थे। हाँ, उसको अपन ऐसे नहीं लेंगे, सीधा अपन हेडिंग दे देते हैं, सुंग ब्राह्मण थे। ठीक है, सुंग ब्राह्मण थे और इसके पक्ष में हमारे पास में कई तर्क हैं। ठीक है, तो देखिए तथ्य थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, फिर पचाना कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास में। पचाने के अलावा राजपत्रित अधिकारी भी बनना है और तथ्य भी कम पढ़ने हैं, ऐसे कैसे चलेगा? आप ना एक काम करना, जैसे किसी स्टूडेंट को ये लग रहा हो ना कि भाई ज़्यादा हो रहा है या बोर हो रहा है, तो मेहरबानी करके वो कोर्स को छोड़ दें। ये कोर्स उनके काम का नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज़ें पचाने के लिए पाचन क्षमता बड़ी तगड़ी चीज़ होती है और वो कईयों के बस की बात नहीं है। सिलेक्शन तो 850 करने हैं स्कूल में और कॉलेज में करने होंगे 70, 60, 70। ठीक है, तो सिलेक्शन तो टोटल मिला के 900 लोग रोजगार लगेंगे इतिहास में अभी एक साल के अंदर। ठीक है, ये 900 लोगों में आने के लिए हर कोई नहीं आ पाएगा। ठीक है, जितनी पोस्ट है उससे कई गुना ज़्यादा मेरे पास स्टूडेंट है, हर किसी की बस की बात है नहीं ये। तो जिसको भी लग रहा हो कृपया करके मेरे ऊपर एहसान ना करें, वो जाए तो ठीक है, मेरे भी शांति मिलेगी और आप लोग भी अच्छी जगह जाओगे, क्योंकि आप वैसे भी बोर ही हो रहे हैं। जो भी हो रहा है बोर मैं उसके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला मत आता है मालवी का अग्निमित्र का। मालवी का अग्निमित्र किताब किसकी है? ये हमने पढ़ा भी है, मालवी का अग्निमित्र। ये कालिदास का पुस्तक है जिसमें मालवी का और अग्निमित्र का पूरा कहानी नाटक लिखा हुआ है। ठीक है, मालवी का राजकुमारी थी, सॉरी, और अग्निमित्र जो है ये आपके सुंग वंश का राजकुमार था। तो इसको मैं लिख रहा हूँ कालिदास कृत। ठीक है, अब यहाँ पे इसी कारण कालिदास को सुंग वंश का समकालिक माना जाता है। कालिदास बड़े विवादित रहे हैं। भारतीय इतिहास में 7 कालिदास की चर्चा होती है, क्योंकि इस कालिदास को आगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से भी माना जाता है। उन्होंने नवरत्नों की जो बातें हुई थी उसमें भी आगे हम गुप्त काल में पढ़ेंगे। उसके और इसके काल में लगभग 600 वर्षों का फर्क है। और मालवी का अग्निमित्र में पूरा का पूरा सुंग वंश की जानकारी मिलती है।
तो हो सकता है कि ये विक्रमादित्य उज्जैन का शासक था, एक थोड़ा सा बाद में था पुष्यमित्र सुंग के। हो सकता है कि यह कालिदास उसके दरबार में नवरत्न हो। तो अभी भी ये डाउट ही चल रहा है, ठीक है। मालवी का अग्निमित्र में कालिदास क्या लिखते हैं कि जो अग्निमित्र है, उसने अग्निमित्र पुष्यमित्र के बाद शासक बना था, मैं आगे उत्तराधिकारी में बताऊंगा। उसमें लिखा है कि ये आपके कश्यप गोत्रीय, ठीक है, कश्यप गोत्र के और बौम्बिक कुल के ब्राह्मण थे। क्या लिखा है कि ये कश्यप गोत्र तथा बौम्बिक कुल के ब्राह्मण थे। कुल के ब्राह्मण थे, ठीक है, ऐसा मालवी का अग्निमित्र बताती है। तो ये पहला प्रमाण है और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण भी है, क्योंकि अग्निमित्र को समर्पित नाटक है पूरा का पूरा, और उसमें अगर शुंगों को ब्राह्मण बताया है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा आता है आपके हरिवंश, हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण ये क्या कहता है? ये कहता है कि इसने पुष्यमित्र को औदभिज कहा है। औदभिज का मतलब होता है अचानक उठने वाला व्यक्ति, कोई अचानक से शीर्ष पर पहुंच जाता है जिसकी एकदम से आइडेंटिटी स्थापित हो जाती हो, ऐसे व्यक्ति को औदभिज कहा जाता है, ठीक है। तो इसने पुष्यमित्र को औदभिज अचानक उठने वाला औदभिज कहा, तथा इसने ये भी कहा था कि सेनानी जो है, सेनानी इसकी उपाधि है, सेनानी कलयुग में अश्वमेघ यज्ञ करेगा। और पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ भी किए थे, ठीक है। कहा एवं कहा था कि सेनानी, सेनानी किसको कहते हैं? पुष्यमित्र शुंग को। सेनानी कलयुग में अश्वमेघ यज्ञ करेगा। यज्ञ करेगा, ठीक है। ये बात कौन लिखता है? हरिवंश पुराण में लिखी है। तो इस बेस से भी हमें पता चलता है कि ये है वो आपके ब्राह्मण था, ठीक है। और इसने भी कश्यप गोत्रीय ब्राह्मणी बताया था औदभिज को, तो ये भी कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण बताता है। ये दूसरा प्रमाण शुंग वंश के ब्राह्मण होने का, इसको आप लिख लीजिए। फिर मैं तीसरे प्रमाण पे आता हूं। पाणिनि ने क्या लिखा है? पाणिनि ने अष्टाध्यायी में शुंगों को, हालांकि पाणिनि बहुत पहले हुए, शुंगों को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया। भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है, ठीक है। इसके अलावा पाणिनि ने अष्टाध्यायी में शुंगों को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। इसके अलावा आपकी कई सारे गृह सूत्र, जैसे अश्वलायन गृह सूत्र और वृहदारण्यक उपनिषद, उसमें भी शुंगों को एक प्रकार से आचार्य बताया है। देखो ये पुष्यमित्र शुंग के समकालिक नहीं थे, ये उससे पहले थे, लेकिन उसमें लिखा है कि शुंग उस समय भी जाति थी, पुरानी जाति है संग, और ये बातें उपनिषदों में भी लिखी गई है। तो उसके बेस पे हम ये कहते हैं कि शुंग प्राचीन कालीन ब्राह्मण थे, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं? अश्वलायन गृहसूत्र तथा अश्वलायन गृहसूत्र तथा वृहदारण्यक
उपनिषद में शुंगों को शुंग आचार्य आचार्य बताया है। ठीक है, इसके अलावा भी आपके पतंजलि और पुराण, स्पेशली मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भी शुंगों को ब्राह्मण बताते हैं। ठीक है, शुंगों को ब्राह्मण बताते हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रमाण हैं ये आपके शुंगों को क्या बता रहे हैं, ब्राह्मण बता रहे हैं। इसके अलावा अगर अपन तारानाथ की बात करें तो उन्होंने आपके इनको ब्राह्मण बताया, सफीनार कहा है। ठीक है, तारानाथ ने क्या कहा, सफीनार कहा है। सफीनार शब्द यूज किया इन्होंने, सफीनार मतलब ब्राह्मण ही बताया है इन्होंने भी। राजबल्ली पांडे का स्टेटमेंट मुझे सबसे ठीक लगता है। राजबल्ली पांडे कह रहे हैं कि ये मौर्यों के पुरोहित थे। ठीक है, क्या थे, मौर्यों के पुरोहित थे। कौन, शुंग। तो ये सारे के सारे ब्राह्मण बता रहे हैं और सारे के सारे जो तथ्य है ये ब्राह्मणों के पक्ष में आ जाते हैं। तो शुंग कौन थे, पारसिक थे, क्षत्रिय वंशज थे और शुंग ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण के पक्ष में ये सारे तर्क आ जाते हैं। और चौथा और आखिरी तर्क मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा। चौथा तर्क आता है कि शुंग अनार्य थे, अनार्य या निम्न जाति के थे, निम्न जाति के थे। और ये कौन कहता है, ये बाणभट्ट में लिखा है, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में लिखा है। ठीक है, बाणभट्ट ने किसने लिखा है, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में ये बात है वो लिखी है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। तो अगर अपन बात करें कि शुंगों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो शुंग थे कौन और शुंग की स्थापना कैसे हुई, शुंग वंश की, शुंग थे कौन। तो थे कौन में ये सारे मत आ जाते हैं। और सबसे प्रमाणिक मत जो माना जाता है वो ब्राह्मण मत सबसे प्रमाणिक मत माना जाता है। ठीक है, तो हम इसके कोष्टक में लिख देंगे यह मत सर्वप्रमाणिक है। ठीक है, ये मत आपकी सर्व प्रमाणिक मत है। कौन सा, ब्राह्मण वंश वाला, क्योंकि इसके पक्ष में सबसे ज़्यादा साक्ष्य जो है हमारे पास में उपलब्ध है। तो ये बात हो गई, दूसरे पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं शासकों के बारे में, और सबसे पहले हमें वो लेते हैं पुष्यमित्र शुंग को, क्योंकि यही संस्थापक था और यही इस पूरे वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, अब आप आते हैं अपन सीधे पुष्यमित्र शुंग के ऊपर। पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इसके शासनकाल के बारे में पुराण बताते हैं 184 टू 148। बस 8 पीछे कर लेना, 4 आगे कर लेना, इतना ध्यान रख लेना, ये पुराणों के अनुसार है। इसके अंदर हम 2 पक्ष पर बात करेंगे। सबसे पहले इसका हम देखेंगे साम्राज्य विस्तार।
ठीक है, साम्राज्य विस्तार। और उसके बाद में इनमें हम बात करेंगे इनकी धार्मिक नीति के ऊपर, जो काफ़ी चर्चित रही थी। ठीक है, धार्मिक नीति जो काफ़ी चर्चित रही। साम्राज्य विस्तार में इनके 2 ही अभियान थे। एक विदर्भ का अभियान हुआ, ठीक है, और एक आपके यवन आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था? यवन आक्रमण। बस 2 ही अभियान हैं इनके, और इनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम विदर्भ अभियान लेते हैं कि विदर्भ क्षेत्र में कौन सा अभियान हुआ था। अब आप इसको ऐसे समझना कि मैं आपको एक और मैप है हमारे पास में, स्पष्ट रूप से कहीं विदर्भ लिखा हुआ होता तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाता। कोई बात नहीं, मैं आपको बस दूसरे हिसाब से समझा दूंगा। तो देखिए क्या हुआ था। विदर्भ की अगर अपन बात करें तो ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पे, ये एरिया मोटे मोटे तौर पे यह क्षेत्र, ठीक है, इसे हम विदर्भ एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विदर्भ बोलते हैं। विदर्भ बोलते हैं। पानी का बड़ा संकट रहता है। तो विदर्भ, देखिए विदर्भ के बारे में क्या मैटर है। विदर्भ पुष्यमित्र सुंग से पहले मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, पहले ये हिस्सा हुआ करता था, बाद में नहीं था। बाद में जब पुष्यमित्र सुंग शासक बना तो विदर्भ वालों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। और जब विदर्भ स्वतंत्र हुआ तो ये बात आपकी किसी भी दृष्टिकोण से इनको ठीक नहीं लगी थी पुष्यमित्र सुंग को। और पुष्यमित्र सुंग ने विदर्भ के शासक को कहा कि आप जो है हमारी वापस अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन पुष्यमित्र सुंग के कहने के बावजूद भी इन्होंने अपनी अधीनता वापस स्वीकार नहीं की। और जब अधीनता स्वीकार नहीं की तो दोनों के मध्य विवाद शुरू हो गया। ठीक है, और जब विवाद शुरू हुआ तो ये सांची है, ठीक है, जिसके नीचे विदिशा आया हुआ है। तो जब दोनों के बीच में विवाद हुआ और विवाद जब शुरू हो गया और जब विवाद समाप्त नहीं हो रहा था तो फिर इन्होंने क्या किया, पुष्यमित्र सुंग ने विदिशा में अपनी दूसरी राजधानी बनाई। ठीक है, दूसरी राजधानी बनाकर और यहाँ पर अपने बेटे अग्निमित्र को नियुक्त किया। अग्निमित्र वही जो आपके मालविका का अग्निमित्र का मुख्य चरित्र है, उस अग्निमित्र को नियुक्त किया। और फिर उसके बाद में अग्निमित्र ने इस विदर्भ के शासक यज्ञसेन पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण के बाद यज्ञसेन जो है पराजित हुआ। और यज्ञसेन के पराजित होते ही इस विदर्भ क्षेत्र को अग्निमित्र ने अपने शासन अधिकार में ले लिया। और जैसे ही विदर्भ अग्निमित्र के अधीन आ गया तो उसके बाद विदर्भ के 2 भाग कर दिए गए। एक इधर का भाग कर दिया, जैसे अपन पश्चिम का भाग कहते हैं, ये पूर्व का भाग अलग कर लिया। ठीक है, ऐसे विदर्भ के 2 भाग कर दिए। इस पश्चिमी भाग पे यज्ञसेन को बने रहने दिया और पूर्वी भाग विदर्भ का सुंग वंश के शासन अधिकार में आ गया। और वहाँ पर यज्ञसेन के जो चचेरे भाई था माधव सेन, उसको यहाँ का शासक बना दिया। ठीक है, माधव सेन मित्र था इसका अग्निमित्र का। ठीक है, और जो यज्ञ देव था यज्ञसेन बृहद्रथ का संबंधी था। कहते हैं कि बृहद्रथ की बहन की शादी विवाह जो है वो यज्ञसेन के साथ हो रखी थी। तो इस प्रकार यज्ञसेन पुष्यमित्र सुंग का या सुंग वंश का आजीवन शत्रु था एक टाइप से। ठीक है, तो ये विदर्भ अभियान हुआ। इस अभियान के तहत उन्होंने विदर्भ का ये पूर्वी इलाका जो था ये अपने क्षेत्राधिकार में कर लिया। ठीक है, ये इनके जीवन का पहला अभियान था। किसके जीवन का? पुष्यमित्र सुंग का। और यह अभियान किया किसने था? यह अभियान आपके संपादित किया अग्निमित्र ने। ठीक है, इस बात को हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग दे रहे हैं विदर्भ अभियान। ठीक है, विदर्भ अभियान। अब देखिए विदर्भ अभियान की बात करते हैं हम। ये
ये ऐसे मैं लिख रहा हूँ विदर्भ प्रदेश, ठीक है, थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है। और अब क्या हुआ देखिए, शासन किसका था? यज्ञसेन का, जो कि वृद्धरथ का बहनोई था, ठीक है। अब हम बात को शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला फैक्ट क्या याद रखोगे आप? फैक्ट शब्द आ रहे हैं दिमाग में। पुष्यमित्र के काल में विदर्भ स्वतंत्र हुआ। पुष्यमित्र के, मैं बार बार पुष्यमित्र सुन की जगह PS लिखूंगा है ना, कि कहने के बावजूद भी यज्ञसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की, ठीक है। कहने के बावजूद अधीनता स्वीकार नहीं की। तत्पश्चात बीच में क्या हुआ था कि माधवसेन को गिरफ्तार कर लिया था यज्ञसेन ने। और ये छोटा मोटा कहते हैं ना, युद्ध करने के लिए किसी न किसी बहाने की आवश्यकता होती है, किसी बड़े कारण की ज़रूरत नहीं होती। तो माधवसेन की गिरफ्तारी एक बहाना बनाया गया, ज़्यादा दिमाग में ये सारे तथ्य रखने की आवश्यकता नहीं है। अधीनता स्वीकार नहीं की। तत्पश्चात PS के पुत्र अग्निमित्र विदिशा में गवर्नर था। ठीक है, विदिशा में गवर्नर था। पुत्र अग्निमित्र ने यज्ञसेन को पराजित किया। वह विदर्भ को 2 भागों में विभाजित किया। ठीक है, पश्चिमी भाग और आपके पूर्वी भाग। अभी पश्चिमी भाग जो था ये यज्ञसेन के अधीन ही रखा और पूर्वी भाग दे दिया किसको? माधवसेन को। ठीक है, माधवसेन कौन था? यज्ञसेन का भाई था, यज्ञसेन का चचेरा भाई, वह अग्निमित्र का मित्र था। अग्निमित्र का मित्र था। ठीक है, और अब क्या हुआ? एक तो ये काम कर लिया। इस पूरे अभियान की जो जानकारी है, इस अभियान की जानकारी मालविका अग्निमित्र से मिलती है। इस अभियान की जानकारी मालविका अग्निमित्र से मिलती है। ठीक है, और एक पॉइंट और भी आप लिख सकते हो कि इस पर अधिकार होने के बाद में विदिशा को दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित किया। ठीक है, दूसरी राजधानी के रूप में
के रूप में स्थापित किया। ये पॉइंट भी थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। ये विदर्भ का अभियान था। राजा का नाम याद रखना विशेष तौर पे, और अग्निमित्र, विदिशा, ये छोटे छोटे पॉइंट पूछते हैं परीक्षा में। ऐसे पूछ लेते हैं कई बार कि विदिशा को अपनी सेकंड राजधानी किसने बनाया, अग्निमित्र कहाँ का शासक था, जब पुष्यमित्र शुंग के समकालिक विदर्भ का शासक कौन था, विदर्भ के विभाजन के बाद पूरी भाग किसको दिया। ऐसे छोटे छोटे तथ्य परीक्षा में पूछते हैं, ठीक है। इसलिए हमें ये बताने ज़रूरी होते हैं। फिर छोटा से छोटा तथ्य निकल गया ना, आप सब चिल्लाओगे परीक्षा में जाके बाद में कि सर आपने हमें तथ्य बताया नहीं ना, हमारी परीक्षा में सच सवाल आ गया, फिर आप मुझे जिम्मेदार ठहराओगे। इसलिए कहते हैं कि हमें छोटा तथ्य भी बताना पड़ता है। तथ्य की इसमें तथ्य कितने आए हैं, 5 तथ्य आए हैं, 4 से 5 तथ्य, और बाकी की पूरी कहानी है, ठीक है। अब इतना समझाना पड़ता है और साथ साथ में तथ्य भी देना पड़ता है, ताकि अगर अंडरस्टैंडिंग का प्रश्न आएगा तो भी आप लिख लोगे, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया तो भी आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये था हमारा विदर्भ का अभियान, जो आपको इस प्रकार से याद रखना है, ठीक है। और अब विदर्भ के अभियान, इसको आप लिख लो। विदर्भ के अभियान के बाद में इसके जीवन काल का दूसरा और आखिरी अभियान, ठीक है। अब दूसरा और आखिरी अभियान जो था वो किसी भारतीय शासक के विरुद्ध नहीं था, बल्कि वो यवन आक्रमण हुआ था इस समय, और यवन आक्रमणों के बारे में हमें वो अभी समझने वाले। और ये अभियान वैसे साल की बात करें तो उसी वर्ष का था, ठीक है। जिस वर्ष इसका राज्याभिषेक हुआ था उसी वर्ष ये अभियान जो है वो आपके हुआ था, ठीक है। यज्ञसेन को के बारे में एक चीज़ और भी ध्यान रख लेना, इनको प्रकृत्य मित्र कहा जाता है, ठीक है। शुंगों का स्वाभाविक शत्रु, ठीक है, स्वाभाविक शत्रु कहा जाता है। अब मैं आ रहा हूँ दूसरे अभियान पे। तो ये तो हो गया आपका विदर्भ अभियान, ठीक है। ये विदर्भ अभियान हो गया यहाँ पे, और ये विदिशा है यहाँ पे, ठीक है। और अब हम बात करेंगे यवन शासकों की, जिन्होंने भारत पर अटैक किया था। किस समय, पुष्यमित्र शुंग के समय। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछते हैं परीक्षाओं में। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पहले कि यवन थे कौन, ठीक है। हमने आपको याद होगा जब अशोक मौर्य पढ़ा था, उस समय अशोक मौर्य से पहले बिंदुसार पढ़ा था। तो बिंदुसार में मैंने कहा था कि किस तरह से दूत भेजे थे, और उसमें मैंने टॉलमी वंश और सेल्यूसिड वंश बताया था। एक आपको सेल्यूसिड वंश बताया था, सेल्यूकस निकेटर वाला। सेल्यूसिड वंश के पतन के बाद में फिर आगे क्या हुआ था, जब सेल्यूसिड वंश का पतन हुआ तो उसके बाद में उसके कई सारी शाखाएं बन गई थी। कुछ शाखाएं अफगानिस्तान के दक्षिण में आ गई थी, यहाँ पे आ गई थी, और कुछ शाखाएं यहाँ पे आ गई थी, ठीक है। और इधर यूनान आ जाता है पीछे पूरा। तो जो इस क्षेत्र में शाखा आई, इसे हम कहते हैं ग्रीक बैक्ट्रियन। बैक्ट्रिया प्रांत है अफगानिस्तान के अंदर उस समय था, ठीक है। तो ग्रीक बैक्ट्रियन कहते हैं क्योंकि ग्रीक शासक थे और बैक्ट्रिया प्रदेश में आके रुके थे। और इसे हम क्या कहते हैं, ये जो भाग है इसे कहते हैं इंडो, मतलब इंडिया, इंडो ग्रीक कह सकते हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंडो ग्रीक। ग्रीक शासक जो इंडिया में आके बस गए, और ये इंडो ग्रीक शासक जो थे, इन्हें संस्कृत में यवन कहा गया मूल रूप से। हालांकि बाद में इनके लिए भी यवन शब्द का यूज़ हुआ है, ठीक है, लेकिन ये जनरली बैक्ट्रियन कहलाते थे। यवन मूल रूप से इनके लिए यूज़ हुआ है। हमारे संस्कृत साहित्य में यवन इनको कहा गया है, ठीक है। ये दो मेन वंश थे जिन्होंने यूँ कहिए कि शुंग वंश के समय भारत पर अटैक किए और आक्रमण किए थे उस समय, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखो, जो ग्रीक बैक्ट्रियन शासक थे, ये वंश, ये आपके डायोडोटस ने स्थापित किया था। किसने? डायोडोटस ने
करीबन 250 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, कहाँ पे किया था? बैक्ट्रिया प्रांत के अंदर, बैक्ट्रिया प्रांत। ठीक है, और इंडो ग्रीक वंश जो था इसको डेमेट्रियस ने स्थापित किया था। किसने? डेमेट्रियस ने स्थापित किया था, और ये स्थापना लगभग आपके 200 ईसा पूर्व के आसपास की है। ठीक है, 200 ईसा पूर्व के आसपास की, और इसमें आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये क्षेत्र आ जाते हैं। आप अगर मैप देख रहे हो तो मैं आपको ये इंडो ग्रीक किंगडम है। ठीक है, ये पूरा इलाका जो है वो इनके अधीन आ जाता था। ठीक है, और ऊपर का जो इलाका है ये इलाका, ये ग्रीक बैक्ट्रियन इलाका था। ठीक है, तो अब आप देखिए ये था और ये था ये। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों शास्त्रों में यवन कहलाते, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो आपकी इनको यवन कहा जाता है, इंडो ग्रीक शासकों को। अब इन्होंने, डेमेट्रियस संस्थापक था, और आपको अगर पता हो तो सुंग वंश के काल में पहला जो अटैक हुआ था वो डेमेट्रियस ने ही किया था। ठीक है, अब हुआ क्या था, अब मैं आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ। तो ये तो था सुंग वंश पूरा का पूरा इस साइड, यहाँ पे इधर अवंती तक। ठीक है, ये पूरा सुंग वंश था, ये पूरा सुंग वंश था। अब यहाँ पे हमें कई सारे स्रोतों से जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से जानकारी मिलती है, गार्गी संहिता से जानकारी मिलती है, इसके अलावा मालवी का अग्निमित्र से भी हमें जानकारी मिलती है। पतंजलि अपने महाभाष्य में लिखते हैं कि जब मैं अश्वमेध यज्ञ में बैठा था उसी समय एक यवन शासक ने माध्यमिका, चित्तौड़गढ़ संभवतः, माध्यमिका और साकेत पर आक्रमण किया। ठीक है, ये साकेत है, ये माध्यमिका। ठीक है, माध्यमिका और साकेत पर, ये माध्यमिका और ये साकेत। ठीक है, ये बात कौन कहता है? ये लिखता है आपके ये माध्यमिका और ये साकेत। ऐसा लिखता पाणिनि। पाणिनि राज पुरोहित थे किसके? पुष्यमित्र सुंग के। वो कह रहे हैं कि हम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उसी समय ये यवन लोग जो है यहाँ तक पहुँचे थे, माध्यमिका और साकेत तक पहुँचे थे। गार्गी संहिता का युग पुराण खंड क्या कहता है? वो कह रहा है कि इन्होंने साकेत, मथुरा, ठीक है, और पांचाल क्षेत्र, इन सब को जीत कर इन्होंने पाटलिपुत्र में प्रवेश कर लिया था। ऐसा गार्गी संहिता लिखती है। मालवी का अग्निमित्र क्या लिखता है? मालवी का अग्निमित्र में लिखा है कि पुष्यमित्र सुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और आपको पता होगा कि अश्वमेध यज्ञ में क्या करते थे, एक घोड़ा छोड़ देते थे और उस घोड़े के पीछे उस शासक की सेना होती थी जिसने घोड़ा छोड़ा है। वो सेना उस घोड़े के पीछे चलती थी और जहाँ पे जिस राज्य तक घोड़ा जाएगा और अगर उस राज्य में घोड़े को नहीं रोका गया तो वो पूरा राज्य जो है वो उस राजा का हो जाता था। मालवी का अग्निमित्र लिखता है कि वाजीराज नामक घोड़ा था और ये घोड़ा जो है ये सिंधु नदी के दक्षिणी तटों तक पहुंच गया था, यहाँ तक। और यहाँ तक जब ये घोड़ा पहुंचा तो इस घोड़े को वहाँ पर यवन शासक ने रोक लिया। और इस यवन शासक को जब घोड़े को रोकने की बात पता चली तो सुंग ने, पुष्यमित्र सुंग ने अपने सेनापति वसुमित्र, जो कि अग्निमित्र का बेटा था और पुष्यमित्र का पोता था, उसको कहा कि मुझे घोड़ा चाहिए, उसके लिए भले कुछ भी करना पड़े। तब कहते हैं कि वसुमित्र जो है वो एक शक्तिशाली सेना के साथ जाता है, यवन शासक को पराजित करता है और वाजीराज नामक उस घोड़े को पुनः मगध ले आता है। ऐसा लिखा किसने? मालवी का अग्निमित्र ने। तो इस 3 पुस्तकों से हमें पता चला है कि यवन आक्रमण हुआ था इस समय। अब बात ये आती है कि थोड़ा सा क्या है कि कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, इधर अटैक हुआ था कि इधर हुआ था कि क्या हुआ था। तो नरेंद्र नाथ मिश्र कहते हैं कि 2 अटैक हुए थे, एक पाटलिपुत्र की तरफ हुआ था, एक माध्यमिका की तरफ हुआ था। एक डेमेट्रियस ने किया था, एक मिनंडर ने किया था।
लेकिन टॉर्न महोदय क्या कहते हैं? टॉर्न कहते हैं कि तक्षशिला को केंद्र बनाया था। किसने? डेमीट्रियस ने। और तक्षशिला को केंद्र बनाकर उसने एक सेना जो है वो पूर्वी भारत मिनांडर को भेजा पाटलिपुत्र की तरफ, और अपोलोडोटस को भेजा उज्जैन की तरफ, भृगुकच्छ की तरफ, यहाँ इधर इस साइड। तो इस प्रकार से दो अटैक नहीं हुए थे, बल्कि एक ही शासक था, लेकिन इसने अपने दो सेनाएं भेजी थी। इस बात पर राय चौधरी, भंडारकर ये सब सहमत होते नजर आते हैं। राजवल्ली पांडे अलग ही लिखते हैं, वो कहते 3 अटैक हुए थे। हाथी गुफा अभिलेख मिला यहाँ पे कलिंग नरेश खारवेल का, वो लिखता है कि दिमित ने आक्रमण किया था। दिमित का तादाम्य डेमीट्रियस से बिठाया जाता है। तो जो भी हुआ, इस समय अटैक हुआ था और डेमीट्रियस ने किया था, ये बात पक्की है। ठीक है, और कहाँ किन क्षेत्रों में किया, ये थोड़ा सा आपके मतभेद चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे इस बात को अभी पढ़ेंगे और इसको अभी अपन लिखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हुआ था। ठीक है, इसको मैं ऊपर ले रहा हूं। दूसरी हेडिंग दे रहा हूं मैं, यवन अभियान। ठीक है, यवन क्षेत्र कौन सा है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसके स्रोत क्या है, क्योंकि बिना स्रोत तो हम बात नहीं कर सकते। पहला स्रोत पतंजलि का महाभाष्य। महाभाष्य क्या कहता है? पतंजलि का महाभाष्य कहता है कि जब मैं अश्वमेध यज्ञ में यजमान रूप में बैठा था, उस समय यवन शासक, अब इन्होंने नाम नहीं बताया कौन था यवन शासक। यवन शासक ने माध्यमिका, चित्तौड़ को माना जाता माध्यमिका नगरी, माध्यमिका व साकेत अयोध्या के निकट पर आक्रमण किया। ठीक है, ये पतंजलि के महाभाष्य का स्रोत है। उसके बाद में दूसरा स्रोत गार्गी संहिता का युग पुराण खंड। ये क्या कहता है? ये कहता है कि यवन शासक ने मथुरा, पांचाल, साकेत को जीतते हुए पाटलिपुत्र में प्रवेश किया। ठीक है, ये गार्गी संहिता का युग पुराण खंड कहता है। उसके बाद में तीसरा कालिदास का मालवी का अग्निमित्र। मालवी का अग्निमित्र, ठीक है, मालवी का अग्निमित्र क्या कहता है?
पुष्यमित्र सुंग का अश्वमेघ घोड़ा, ठीक है, वाजीराज सिंधु नदी के किनारे किनारे यवन शासकों ने रोका। तत्पश्चात सेनापति वसुमित्र कौन था? अग्निमित्र का पुत्र, वसुमित्र ने यवन शासक को पराजित किया। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास में मुख्य प्रमाण है किसके? यवन अभियान के। ठीक है, अब यवन अभियान की बजाय अगर अपन यवन आक्रमण लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन अभियान तो स्पेशली इन्होंने किया भी नहीं था, ये एक प्रकार से आक्रमण ही था। ठीक है, तो हम अभियान की जगह आप आक्रमण लिख रहे हैं। यवन आक्रमण। ठीक है, अब एक तो बात यहाँ पे कंफर्म हो गई कि आक्रमण हुआ था, लेकिन अब बात ये आती है कि आक्रमण किसने किया, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब आक्रमण किसने किया, तो इस पर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है, और नरेंद्र नाथ क्या कहते हैं, राजवल्लभ पांडे क्या कहते हैं, टॉर्न महोदय क्या कहते हैं, और सर्वमान्य मत क्या है। ठीक है, तो एक एक को मैंने समझा दिया है, फिर वापस अपन इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आक्रमण किसने किया? ठीक है, वो यवन था कौन? अब यवन था कौन, इस पर कोई एक मत नहीं है, सब आपके अलग अलग मत बंटे हुए हैं और अपन निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहला मत आता है नरेंद्र नाथ घोष का। ठीक है, नरेंद्र नाथ घोष क्या लिखते हैं, ये सिंपल सी बात कहते हैं कि इस समय 2 आक्रमण हुए थे। क्या कहते हैं? 2 आक्रमण हुए थे। पहला आक्रमण डेमेट्रियस ने किया था। डेमेट्रियस ने प्रथम आक्रमण किया। ठीक है, अब देखो इन्होंने अपने इस बात को सिद्ध करने के पक्ष में जो तर्क दिया वो ये था कि अश्वमेघ यज्ञ 2 करवाए थे पुष्यमित्र सुंग ने। जो पहला करवाया था वो आपके पहले आक्रमण के बाद और दूसरा दूसरे आक्रमण के बाद, ऐसा तर्क देते हैं नरेंद्र नाथ घोष। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है कि डेमेट्रियस ने प्रथम आक्रमण किया, यह शासनकाल के आरंभ में हुआ था। ठीक है, शासनकाल के आरंभ में हुआ था। ठीक है, और दूसरी बात ये क्या लिखते हैं, दूसरा इनको ये लिखते हैं कि दूसरा आक्रमण शासनकाल के आखिर में के अंतिम वर्षों में आप कह सकते हो
मिनांडर ने किया। ठीक है, ये मिनांडर वही मिलिंद पन्हों वाला मिनांडर ने किया। ठीक है, ये बात कौन कह रहा है? नरेंद्रनाथ घोष कह रहे हैं। अब टॉर्न क्या कहते हैं? टॉर्न का मत भी जानना जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट बात कही, और टॉर्न के मत पे ही लगभग सारे इतिहासकार जो है वो सहमत होते हैं। ठीक है, टॉर्न महोदय क्या कहते हैं? ठीक है, अब देखिए टॉर्न महोदय ने जो मेन बात कही वो ये कही कि तक्षशिला में इन्होंने अपना केंद्र बनाया। क्या कहते हैं टॉर्न? टॉर्न कह रहे हैं कि तक्षशिला को अपना केंद्र बनाया। ये तक्षशिला, इसको केंद्र बना के इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक अभियान जो है वो तो पाटलिपुत्र की तरफ भेजा मिनांडर के नेतृत्व में, और जो दूसरा अभियान है वो आपके इधर भेजा भृगु कच्छ। ठीक है, भृगु कच्छ मतलब भड़ोच, कच्छ कह सकते हो, कच्छ। तो दोनों अभियान किए इसने, एक इधर हुआ और दूसरा आपके इधर हुआ। ठीक है, दो अभियान हुए। तो तक्षशिला में केंद्र बनाकर डेमेट्रियस ने मिनांडर को इधर भेजा और अपोलोडोटस को नीचे भेजा। ठीक है, तो ये बात इसने कही है टॉर्न महोदय ने। ठीक है, टॉर्न महोदय का कथन काफ़ी ठीक है और भारत के अधिकांश इतिहासकार इस पर सहमत भी होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम इसको लिखते हैं। इनके अनुसार डेमेट्रियस यवन शासक था। डेमेट्रियस ने तक्षशिला को अपना केंद्र बनाकर अब देखो दो अभियान भेजे। ठीक है, अब एक अभियान इन्होंने किधर भेजा? पाटलिपुत्र की तरफ, और एक अभियान इसने है वो कहाँ भेजा है? भृगु कच्छ की तरफ। ठीक है, बनाकर अपने भाई, एक मिनट, अपने भाई बनाकर दो अभियान, दो क्षेत्रों में अभियान भेजे, दो क्षेत्रों में अभियान भेजे। ठीक है, किधर भेजे? एक भेजा पाटलिपुत्र इस साइड में है और एक भेजा आपके भृगु कच्छ। ठीक है, मैं दोनों लिख रहा हूं, भृगु कच्छ, और एक भेजा किधर? पाटलिपुत्र। ये पूर्व की ओर कह सकते हो, ये दक्षिण और दक्षिण पश्चिम कह सकते हो। ठीक है, यहाँ किसको भेजा? अब भाई अपोलोडोटस को। अपोलोडोटस को। ठीक है, और उधर भेजा किसको? मिनांडर को। तो इस प्रकार से इन्होंने दो अभियान है वो किए थे। इधर किसको भेजा? मिनांडर को। मिनांडर को भेजा। ठीक है, और सबसे खास बात क्या थी? जायसवाल, राय चौधरी, भंडारकर इस मत का समर्थन करते हैं। ठीक है, आक्रमण हुआ था, इसकी जानकारी मिली, और आक्रमण के बाद किसने आक्रमण किया ये भी दोनों पॉइंट हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए। अब हम लास्ट में राजबली पांडे को भी जानना जरूरी है। राजबली पांडे क्या कहते हैं? राजबली पांडे वाली बात थोड़ी जची नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा कि 3 आक्रमण हुए थे। ये क्या लिखते हैं कि पुष्यमित्र व यवनों के मध्य 3 युद्ध हुए।
ठीक है, ये बात हो गई। और अब हम थोड़ा सा निष्कर्ष निकाल देते हैं। इस प्रकार डेमेट्रियस के नेतृत्व में सुंग वंश काल में यवन आक्रमण हुआ। ठीक है, और जो कि असफल रहा। ठीक है, एक नोट करके और डाल देना कि कलिंग नरेश महामेघ वंश के नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में दिमित शब्द डेमेट्रियस के लिए हुआ है। ठीक है, तो ये यवन आक्रमण की छोटी मोटी सारी जानकारियाँ थी जो हमें आपके ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसका इतना पढ़ने के बाद अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि साम्राज्य विस्तार की दोनों बातें हो गई, और अब हम थोड़ा सा मैप से देख लेते हैं कि इनका साम्राज्य जो है वो कितना फैला हुआ था। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी यहाँ पे, और अब अपन है वो सुंग वंश पे आ जाते हैं इस मैप पे। ठीक है, तो ये सुंग वंश है, और साम्राज्य विस्तार निष्कर्ष रूप में आप निकाल सकते हो कि इनका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये इनका साम्राज्य फैला हुआ था। उत्तर में अगर अपन कहें तो ऐसा माना जाता है ये 180 का है, थोड़ा सा और लेट जाएंगे ना तो हमें है वो यहाँ तक ये आ जाते हैं। तो इस पूरे क्षेत्र का अगर साम्राज्य विस्तार देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इधर सिंधु नदी तक क्षेत्र था, क्योंकि स्पष्ट रूप से मालवी का अग्निमित्र लिखता है कि सिंधु नदी तक घोड़ा गया था, तो निश्चित रूप से सिंधु नदी तक का क्षेत्र इनके अधीन होगा, तभी उसने तक्षशिला को अपना केंद्र बनाया था। ठीक है, वैसे भी दिव्यावधान में श्यालकोट का नाम भी आता है। श्यालकोट शाकल को कहते हैं, और ये नाम दिव्यावधान में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक इनका फैला हुआ था। नीचे आते हैं तो विदर्भ तक फैला हुआ, क्योंकि यज्ञसेन की बात मैंने आपको बताई। ठीक है, इधर नर्मदा तक फैला हुआ था, क्योंकि मालवी का अग्निमित्र की 18 प्रतियां यहीं मिली है। का अग्निमित्र की प्रतियां यहीं मिली है। ठीक है, तो यहाँ नर्मदा तक फैला हुआ था। उसके बाद में ऊपर जाते हैं तो पाटलिपुत्र तक इनकी राजधानी थी, ये तो था ही था। ठीक है, और इधर अयोध्या इनके कब्जे में था, क्योंकि अयोध्या में एक लेख मिला है इसके मंत्री धनदेव का। अयोध्या का लेख किसका है? धनदेव का। धनदेव प्रांतपति थे पुष्यमित्र सुंग के। ठीक है, तो इस हिसाब से इनका जो साम्राज्य है ये पूरा सुंग वंश का साम्राज्य विस्तार इतना माना जाता है। ये इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये साम्राज्य विस्तार की बातें विद्यार्थियों यहीं पूरी हो जाती है। अब हम बात करेंगे धार्मिक जीवन के ऊपर। ठीक है, इस हेतु अपन आपको अगली क्लास का इंतज़ार करना है।
तो और अगली क्लास में हम धार्मिक जीवन के साथ ही सुंग वंश पूरा कर देंगे और फिर संस्कृति पे आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।